गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अक्षत। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं पहले बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है, ओके। बट एटलीस्ट हमें बेसिक्स को सही करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम क्लास में देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं एक क्लास में। लेट्स अज्यूम कि एक कोई क्लास 9 या 10th है, उसमें कितना टोटल 40 to 60 स्टूडेंट्स होंगे, राइट। उसी में क्या होता है ना कि कोई एक बच्चा टॉपर होता है, ओके, और कोई किसी का रोल नंबर 60 हो रहा होता है, तो 40 50 उस तरह का रोल नंबर भी रहता है। तो इसमें क्या है, ऐसा कह सकते हैं कि जो टॉप कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, स्मार्ट है, और जो पीछे बेंच पे बैठा है 40 रोल नंबर है जिसका, वो बहुत ज़्यादा वीक है। इनफैक्ट वीक होता है वो, लेकिन स्टडी में होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बाकी फील्ड्स में वीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे कि हर एक इंसान है ना, उसके ब्रेन से अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम निकलता है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम उस एनर्जी को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, राइट, कि एनर्जी को यूज़ कहाँ करेंगे हम। अब एक टॉपर होता है जो, उसको जनरली देखोगे कि वो 24 घंटे बुक में ही घुसे रहेगा, उसे बुक से ही मतलब है, वो स्टडी कर रहा है, वो अपने ब्रेन के सारे एनर्जी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कंसंट्रेट करता है। जबकि जो अगर मैं ही अपने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मुझे बहुत और भी कुछ करना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सिंपली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे पहले ये है कि अपने एनर्जी को लिमिट करना पड़ेगा, उसके यूजेस को लिमिट करना पड़ेगा कि मैं अपने ब्रेन के एनर्जी को कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको लिमिट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही ये आता है कि मैं कैसे स्टडी पे फोकस करूं या एक पर्टिकुलर वे में कैसे अप्रोच करूं। जैसे मुझे जेई में फिजिक्स ही क्लियर करना है, राइट, तो जेई में फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग होता है कि मुझे इसी तरीके से समझ में आता है, एक सामने वाला बोलेगा कि नहीं मुझे दूसरे तरीके से समझ आता है, तो वो अलग बात है। सबके लिए अप्रोच अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक्स क्या है, सबके लिए सेम रहना चाहिए। बेसिक्स चेंज नहीं होता कि अप्रोच कैसे किया जाए, किन टॉपिक्स पे फोकस किया जाए, सो डैट कि हम जेई को इफर्टलेसली क्रैक कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस पे कि सिंपली कि कैसे हम जेई मेंस में फिजिक्स को, यहाँ पर सिंपली मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। ऑब्वियसली मैं फिजिक्स टीचर हूँ तो फिजिक्स के बारे में ही बात करूंगा। तो किस तरह से जेई मेंस के फिजिक्स को अप्रोच करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पर, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग कि जेई मेंस की जैसे ही हम बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स, एडवांस न्यूमेरिकल्स मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। वो तो बात सही है, आपको वो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि इन चक्करों में हम बेसिक्स इग्नोर करते हैं, कंसेप्चुअल जो हमारा स्टडी होता है वो वीक हो जाता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना कि यार मैंने तो जेई के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लिया, मेरा बोर्ड एग्जाम खराब चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने इतने हाई लेवल की स्टडी की, स्टिल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम कैसे खराब चला गया? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने कभी कंसेप्ट पे फोकस ही नहीं किया। उसने क्या किया, सीधे सीधे न्यूमेरिकल पे फोकस किया, और न्यूमेरिकल पे फोकस करने के बाद थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल जो उसने फॉर्मूला याद किए होंगे उस बेसिस पे उसने सॉल्व भी कर दिया होगा। लेकिन उसका फिजिक्स ओवरऑल क्या है, जीरो है। उसे कंसेप्ट ही नहीं पता है, उसे समझ ही नहीं आया है एक्चुअल में फिजिक्स। तो सबसे पहले क्या होता है ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा कंसेप्ट का। सिंपली बेसिक्स समझना पड़ेगा। फिजिक्स इतना भी टफ नहीं है जितना टफ न्यूमेरिकल्स में वो दिखता है हमें, कि यार ये न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व करूं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो सिंपली अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो न्यूमेरिकल्स वैसे भी बहुत इजी होता है, एक बार आपको वो समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो हम जिसे इग्नोर करते हैं स्पेशली जेई एडवांस और मेंस के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, कि कंसेप्चुअल जो होता है, कंसेप्चुअल स्टडी, कंसेप्चुअल फाउंडेशन ही नहीं बिल्ड करते हैं उस टाइम पे। तो सिंपली आपको पहले तो कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरी तरह से क्लियर रहना चाहिए, आपको एक एक चीज वहां पे समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर, ओके। उसके बाद सबसे पहले कौन कौन से की टॉपिक्स हैं हमारे फिजिक्स में, स्पेशली 11th एंड 12th में, तो कौन कौन से की टॉपिक्स है, किन पे ज़्यादा वेटेज रहता है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनफैक्ट। तो उसमें से एक आता है आपका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो ये 5 आपके ब्रांचेज है जिनमें से क्या है, वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। अगर ये 5 ब्रांचेज आपका पूरी तरह से क्लियर है, कंसेप्चुअल बेसिस, थ्योरेटिकल बेसिस एंड आपने न्यूमेरिकल्स पे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, तो इस पांचों ब्रांच से ही आपका मोर देन इनफ है 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझो आप फिजिक्स में ही 100 नंबर अकेले ले आओगे, फिर तो केमिस्ट्री भी रह गया, मैथ भी रह गया, कितना ईजी हो जाता है मेंस क्लियर करना, राइट। तो यहाँ पे बस यही है कि ये 5-6 आपका की टॉपिक्स है जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इट डजंट मीन कि बाकी टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, राइट, क्योंकि बाकी टॉपिक्स जब आप पढ़ोगे तभी आप ये टॉपिक आप समझ पाओगे। प्रॉब्लम ये है
जैसे कि मैंने यहाँ यूनिट एंड मेजरमेंट मेंशन नहीं किया है, राइट। लेकिन अगर आप यूनिट एंड मेजरमेंट सही से नहीं स्टडी करोगे तो आपको क्या है, ना मॉडर्न फिजिक्स समझ में आएगा, ना मैकेनिक्स समझ में आएगा, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आएगा। प्रॉब्लम यह है, तो स्टडी तो आपको सबको करना है, लेकिन इन 5 टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर नहीं रखा है उससे ज्यादातर क्या होते हैं, कभी कभी इक्के दुक्के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर उससे उतने हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखना कि क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। मैं 50 न्यूमेरिकल्स बना लूं एक फॉर्मूला बेसिस पे सेम तरह के न्यूमेरिकल्स को, तो उससे मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, राइट। हमें समझ में आना चाहिए ओके कि किस तरह से हम फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, किस तरह से हम वहां पर हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम लेते हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम लेते हैं, फिजिक्स का लॉ वहां पे कैसे वर्क करता है, ये सारा कंसेप्ट आपका वहां पे क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन से मूव ऑन करोगे। और हाँ, मैंने कहा ना कि क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी क्वेश्चंस पे फोकस करना, ना कि मैं बहुत ज्यादा नंबर्स क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूं, बस क्वांटिटी है, क्वालिटी क्वेश्चन में है ही नहीं। तो सिंपली आपको क्या है, आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी यहाँ सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा बुक होगा, कहाँ कहाँ से किस लेवल का न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करोगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स भी होगा जो भी आपको टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना पड़ेगा। तो वो क्यों, जैसे कि मान लेते हैं आपने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लिया या रेस्ट एंड मोशन आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जाकर के देखो, वहां रेस्ट एंड मोशन का क्वेश्चन देखो। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपने स्टडी अभी भी कंप्लीट सही से नहीं किया है, फिर आपको दोबारा वो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम से भागने से तो कुछ होगा नहीं। मैं होता ना कि मैं डर गया हूं कि इस न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं, यार हटाओ इसको, छोड़ो, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना, इस पर मैं सॉल्यूशन देख लूंगा। तो फिजिक्स ये है ही नहीं मेरे दोस्त, उसमें आपको खुद का कॉमन सेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा, खुद का दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपका स्टडी टाइम मान लेते हैं 5 to 6 आवर्स है, राइट, तो आपको कम से कम 2 आवर 2 घंटा अलग से देना पड़ेगा, केवल और केवल आपने जो पढ़ा है उसको सोचने के लिए। तो फिजिक्स थिंकिंग का चीज है, आपको बैठ के टॉपिक पे सोचना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं, अपने ब्रेन में कैलकुलेट नहीं करोगे, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, टीचर्स कितने भी बता देंगे उससे कोई फायदा नहीं है, राइट। फिर आप एक मशीन की तरह फॉर्मूला यूज करोगे, न्यूमेरिकल बनाओगे, वो समझ में आना उसे नहीं कहते हैं हम। तो आपको खुद जो टॉपिक आपने स्टडी किया है, आपको उसे घर पे जाके अच्छे से पहले देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस पर बैठ करके कि आखिर मैंने किया क्या, किस तरह से यहाँ फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है, ये इधर ही ब्रेक क्यों हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा है। आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा, हर एक चीज के पीछे की रीजन्स को जानना। बस सिंपली से कहेंगे कि हमें रीजन जानना है कि हर चीज यहाँ पर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिंपली याद कुछ नहीं करना। तो यहां पर देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस, सॉल्व वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल। तो आपको न्यूमेरिकल्स में वेराइटी चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एससी वर्मा जैसे बुक को फॉलो करो। हालांकि एससी वर्मा में भी बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लेकिन वहां पर आपको क्वालिटी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, न सिर्फ क्वालिटी न्यूमेरिकल्स बल्कि वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। यानी आपको 2 सेम टाइप के क्वेश्चन शायद ही देखने को मिलेंगे एससी वर्मा में, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। क्रिएट ए स्ट्रक्चरल स्टडी प्लान। तो डेली प्रैक्टिस, तो फिजिक्स ऑब्वियसली, न सिर्फ फिजिक्स बल्कि कोई भी न्यूमेरिकल पेपर जो है ना, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं या फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं या मैथमेटिक्स की बात करूं, तो कोई भी न्यूमेरिकल पेपर जो होगा ना, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस तो न्यूमेरिकल का करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस का ही चीज है। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया, जैसे मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, अभी मैंने 6 मंथ या 2 मंथ प्रैक्टिस नहीं किया न्यूमेरिकल्स पे, तो मैं वापस से फिर से वही हो जाऊंगा, मुझे फिर से दोबारा करने के लिए दोबारा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा सही से, राइट। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस का चीज है, आपको डेली प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कब मैं 1 आवर या 2 आवर अपने हिसाब से दे सकता हूँ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए। ऐसे मैं प्रीफर करूंगा मॉर्निंग टाइम, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। मॉर्निंग टाइम में आपका ब्रेन भी ज्यादा फ्रेश रहता है। अब आ जाते हैं टॉपिक वाइज प्रिपरेशन पे। तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन क्या, जैसे कि हमें एक सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ता है। अभी मैं रेस्ट एंड मोशन पढ़ूंगा, फिर अगला चैप्टर में ग्रेविटेशन नहीं पढ़ सकता हूं। क्यों नहीं पढ़ सकता हूं, अगला आपको फोर्स ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट। कि अगर आपको फोर्स समझना है तो आपको रेस्ट एंड मोशन क्लियर रहना चाहिए, अगर आपको ग्रेविटेशन समझना है तो आपका इससे पहले का जितना टॉपिक्स है ना, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, या फिर चाहे वो रेस्ट एंड मोशन हो, आपका सारा ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स क्या हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं।
अगर आपका बीच में एक टॉपिक भी खराब हो गया ना, तो वो आपका कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में आने वाले में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि यार एक ही क्लास खराब गया है, क्या जाता है मेरा, मैं अगले क्लास में कवर कर लूँगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली 11th क्लास के फिजिक्स में, जहाँ आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है कवर करने को। वैसे कंडीशन में क्या होता है ना कि ऐसे कंडीशन में करना फिर क्या चाहिए, कुछ नहीं करो। जब 8-10 बच्चे रेस में दौड़ रहे होते हैं ना, उसमें अगर एक पहले थोड़ा सा लीड ले ले तो ऑब्वियस है वही जीतेगा। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लीड लेना पड़ता है। जैसे कि अभी क्या है, अभी जस्ट 12th का एग्जाम ओवर हुआ है, आप लोग क्या है घर पे बैठे हुए होंगे, तो ऐसे कंडीशन में बैठना नहीं होता है। बस जो स्टार्टिंग पोर्शन है ना आपका, यूनिट एंड मेजरमेंट है, रेस्ट एंड मोशन है वगैरह, आप कवर करो अभी से। इससे क्या होगा कि जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो ये सब क्या आपका ऑलरेडी कवर्ड रहेगा, वहां पर जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में भी आ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि एक बार जब आपको समझ में आना शुरू होता है, और सारे चैप्टर्स मैंने क्या बताया इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में, तो एक चैप्टर आपका समझ में सही से आ गया तो अगले अगले चैप्टर में आपको आसानी से समझ में वैसे भी आने लगेगा। और समझ में जब आने लगे जो आप पढ़ रहे होते हो, तो फिर किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि तुम बैठ कर पढ़ो, फिर तो अपने आप पढ़ने में खुद मजा आने लगता है, राइट। तो अब यहाँ पर है रेगुलर रिवीजन। तो ऑब्वियस है कि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो रेगुलर रिवीजन आपका वैसे भी हो ही जाएगा यहाँ पर। अब क्या है, स्टडी मटेरियल भी हमको सही यूज करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं होता, मैं क्लियर कर दूं, ये बेसिकली सिलेबस देखने के लिए होता है। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि सिलेबस आपका कितना है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो फिर उससे तो मुझे भी समझ नहीं आता था। इसमें बेसिकली आपको सिलेबस पता चल जाएगा कि आपने स्टडी क्या क्या करना है। अब है एससी बर्मा। एससी बर्मा हम लोग बेसिक लेवल न्यूमेरिकल्स के लिए रखते हैं, जो जेई मेंस के लेवल का होता है, राइट। तो इसमें बेसिक लेवल के, जेई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। अगर आपने एससी बर्मा के एक एक न्यूमेरिकल को समझ करके सही से सॉल्व किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जेई मेंस आपके लिए पीस ऑफ केक है, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। आप इजीली 90 to 100 स्कोर करोगे, इजीली, एफर्टलेसली। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर एससी बर्मा का आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट, तो आप इजीली 90 to 100 स्कोर करोगे। मैं एलोन फिजिक्स की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 120, नॉट आउट ऑफ 360, राइट। तो अब आ जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स के लिए आईईई रिडोब, ये साइंटिस्ट का डेथ ऑलरेडी हो चुका, और इनके क्वेश्चंस आज भी क्या है, बहुत ज्यादा अनसॉल्व्ड हैं। मतलब इनका अगर बुक आप देखोगे ना, तो इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं ना जो आज भी क्या है, अनसॉल्व्ड है। आज भी उस पर फिजिक्स के प्रोफेसर, साइंटिस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं इसे सॉल्व कर दूं। तो इसमें आपको बहुत टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि जब आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया, आपने एससी बर्मा भी सॉल्व कर लिया, आपने एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लिया, तब आपको थोड़ा लेवल हाई करना होता है कि चलो मैं अब दिमाग लगाता हूं, इससे टफ खुद को चैलेंज करो ना। अब वीडियो गेम भी डाउनलोड करते हो, और वीडियो गेम बहुत ईजी हो, तो 2 दिन में बोर होकर यार अनइंस्टॉल मार दोगे कि यार क्या बेकार सा गेम है ये। उसमें भी खोजते हो कि टफ गेम थोड़ा मिले जिसमें मुझे मजा आए। तो फिर स्टडी में ऐसा होता तो क्यों डरना है, स्टडी में भी अपने लेवल को थोड़ा सा ऊंचा ले जाना होता है। न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा टफ अप्रोच करना पड़ता है, ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या मैं इसे सॉल्व कर सकूं, अगर करना होगा तो कैसे करूंगा, अगर होता है तो कैसे होता है ये सॉल्व। तो एक क्यूरियोसिटी होता है ना कि जब चीजें समझ में आने लगती है तो आप अंदर से वैसे ही क्यूरियस हो जाओ, अगर वही क्यूरियोसिटी क्या है, आपको स्टडी में हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी आपको हेल्प लेना पड़ेगा। ये तो मैंने बता दिया एनसीईआरटी कंसेप्ट सिलेबस के लिए एससी बर्मा, कंसेप्ट और बेसिक न्यूमेरिकल्स के लिए जो आपको जेई मेंस में काम आएगा, और आई रिडोब उनके लिए है जो जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, राइट। ये जेई एडवांस के लिए है। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि एजुकेशन जी प्लेटफॉर्म हो गया, ये भी एक ऑनलाइन रिसोर्सेज है। यहाँ से भी क्या है, आप स्टडी मटेरियल देख सकते हो। आप लाइव में जाओगे तो डेली यहाँ क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का क्लास वगैरह कंडक्ट होते रहता है। फिजिक्स तो मैं खुद लेता हूँ, तो आप यहाँ जाकर सिंपली न सिर्फ एजुकेशन जी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप जाओ, गूगल करो कि किस तरह से इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं। कोरा जैसे साइट का यूज़ करो, QORA, कोरा.com, कोरा.com जैसे साइट का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स का रिसर्च वगैरह मिल जाएगा। आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, वहाँ आपको उसी लेवल, उसी प्रोफाइल के इंसान जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई भी करेंगे। वहाँ ग्रुप डिस्कशंस भी लिटरली आप कर सकते हो। तो ये स्टडी के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है, स्पेशली डिस्कशन के लिए, ऑनलाइन डिस्कशन के लिए। अब आ जाते हैं फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसमें टाइम मैनेजमेंट की कहीं कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिजिक्स नहीं, मैं फिजिक्स एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, राइट, जेईई मेंस एग्जाम की। तो एग्जाम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम बट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद इन टाइम।
आपको एक गिवन टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट कितना, फिजिक्स के लिए नॉर्मली 1 आवर आपको दिया जाता है, 3 आवर का पेपर होता है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स के लिए आपका 1 आवर का शेड्यूल बचा, तो 1 आवर में लिटरली आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, राइट। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे ना जो लिटरली 10 सेकंड में आप देख के आंसर कर सकते हो, और किसी क्वेश्चन में आपको 5 मिनट भी लग जाना। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा कि जो सबसे इजियर क्वेश्चन है ना उसे पहले सॉल्व करो, और जो टफ क्वेश्चन है, राइट, जब पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि ये कितना लंबा टाइम लेगा मेरा, तो अगर जो लगता है ना टफ क्वेश्चन है, इसमें मैं फंस सकता हूं, उस पर तुरंत मूव ऑन करो, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। हाँ, अगर आप इस तरह से करोगे तो पता चलेगा कि आपने 15 सॉल्व कर लिया, 15 आपका रह गया, 15 लेकिन आपने कितने देर में सॉल्व कर लिया, विद इन 5 to 10 मिनट में। आपको, आपके पास स्टिल कितना 50 मिनट लेफ्ट है। अब बाकी के 50 मिनट में आप जो 15 छोड़ के आए हो ना, उसमें से फिर दिमाग लगाओ, उसमें सॉल्व करने की ट्राई करो। आपने कर दिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी हो पाया तो भी ऑलरेडी आपने क्या है 15 सॉल्व कर रखा है, ये आपका नहीं छूटेगा। वो तो ना प्रेशर ऑफ नंबर, तो हमेशा ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप एग्जाम में बैठो तो हल्का क्वेश्चन को पहले बना के साइड कर लो, तो ये प्रेशर ऑफ नंबर को अवॉइड करने के लिए ही बोला जाता है। क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लीव हो रहा होगा ना, तो वो आपके दिमाग पे एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। तो बेटर ये रहता है कि पहले हल्के क्वेश्चन को मैं बना करके साइड कर लूँ, इससे एक प्रेशर कम हो जाता है। फिर आपको क्या है, जो टाइम है वो टफ क्वेश्चंस में ही देना है। एटलीस्ट अगर आप वो आपका छूट भी गया तो आपने ऑलरेडी इजियर सॉल्व कर रखा है, आप एटलीस्ट अच्छा स्कोर कर लोगे, राइट। अब सेक्शन वाइज क्वेश्चंस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप यूनिट एंड मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल आपने अगर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टडी कर लिया है तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का ही न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहिए, ऑब्वियसली उसी पे करोगे आप। तो उसके लिए क्या होता है, गूगल करो, या फिर आपको अलग अलग जगह स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एजुकेशन जी प्लेटफॉर्म से भी आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आप सिंपली प्रैक्टिस करते रहो। यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट एंड मेजरमेंट का या प्रीवियस ईयर्स में जो जेईई मेंस में पूछा गया है या फिर अलग अलग एग्जाम्स में पूछा, क्योंकि क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है ना। मैं जितना प्रैक्टिस करूंगा उतना बेटर रहूंगा, और जब आपका यही एक काम है तो ऑब्वियसली इसे ऑनेस्टी से तो करना ही है। अब आ जाते हैं अवॉइड ओवर थिंकिंग। हाँ, तो ये तो करने से बचना ही पड़ेगा। ये ओवर थिंकिंग कहाँ करने से बचना है, जैसे होता है ना कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन वो लेंदी है, उस पर बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना। मैं बताया ना कि तुरंत मूव ऑन करना है। अगर मुझे ये लग रहा कि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, राइट, तो वहां से तुरंत आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। डेवलप ए स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बेस, तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स माय फ्रेंड। इसमें आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशन सीखते हो कि मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा, और उसी कैलकुलेशन को अप्लाई कहाँ करना है डेली लाइफ में, ये आप फिजिक्स में स्टडी करते हो। तो फिजिक्स इज जनरली बेसिक जो होता है, मतलब एप्लीकेशन होता है किसका, मैथमेटिक्स का। तो सिंपली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अब न्यूमेरिकल्स पे अप्रोच कैसे करना है, किस तरह से करना है। न्यूमेरिकल्स पे क्या होता है ना कि जो बेसिकली इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ओके, वो तो आप आराम से सॉल्व कर लेते हो। जो टफ आता है उस पर कुछ देर सोचते हो, दिमाग लगाते हो, नहीं सॉल्व होता है, टीचर सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व किया, आपको मिस्टेक भी हुआ, तो आपने जो इजीली सॉल्व किया वो तो चलो उसको तो साइड करो, जहां आपने मिस्टेक किया ना उस चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि यहां मैंने क्या मिस किया, अगर मिस किया तो क्यों मैंने मिस किया, कि यहां मुझे मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे गलती, ऐसा क्या कंसेप्ट मैं मिस कर रहा हूं। तो इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बेसिकली मेरा कहना है कि कंसेप्ट को समझने पे, राइट, प्रेशर नहीं लेना है, काम रहना है कि मुझे इतना ज्यादा पढ़ना है, मुझे तुरंत करना पड़ेगा। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप कम टाइम में आधा अधूरा समझ के पूरा सिलेबस कवर कर लो, ओके, और उसी टाइम में आप 50% सिलेबस कवर करो, लेकिन वो आपका अच्छे से होना चाहिए, तो बेटर क्या है पता है, जो आपने 50% किया है, सिंपली जो पढ़ो उसे वो समझ में आना चाहिए, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो क्या कहता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इफिशियंट होता है, वो सारा क्या है आपको स्टडी करना पड़ेगा। और जो आपका वीक एरियाज है ना, स्पेशली मतलब जो वीक एरियाज है, जहां मुझे स्पेशली, मैं जब 11th-12th में था तो मुझे स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से डर लगता था, ओके, मैं भागता था, यार इसे साइड करो, इसका क्लास है, यार रहने दो, चलो कहीं ब्रेक पे चलते हैं, रहने दो, इसका क्लास मैं नहीं जा रहा। तो ऐसा होता है ना कि हम एक डिस्टेंस बनाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, एक पर्टिकुलर ये से,
तो ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आपको मतलब जहां पर जो एरिया ज्यादा वीक है, ओके, उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि जो स्ट्रांग है वो तो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, उस पर तो फोकस करना ही है आपको, लेकिन जो वीक है ना उस पर थोड़ा एडिशनल टाइम आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी क्या बताया कि एक एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है, ओके। अगर आपका एक भी खराब हुआ ना तो आपका पूरा फिजिक्स खराब हो सकता है, राइट। तो सिंपली आपको वीक एरियाज पे इंप्रूव भी करना पड़ेगा। तो ये सारा बेसिक्स था कि हमें एटलीस्ट बेसिक्स सही करना पड़ेगा और बेसिक्स राइट करना पड़ेगा, तभी जाके क्या है हम कर सकते हैं। वरना तरीका अलग अलग होता है मेरे दोस्त सबके पढ़ने का, कि मैं इस तरीके से पढ़ता हूं, मुझे इस तरह से ही कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूं, वो आप उसी तरीके से करोगे। जब आपका जो टाइम कंफर्टेबल होगा वो आप उसी तरीके से करोगे। वो मैं तय नहीं करूंगा यहां से बैठ के कि आपको कैसे करना है या आपको क्या करना है। बस बेसिक्स आपको सही करना है, राइट। कि बेसिक्स क्या हमारा गलत नहीं होना चाहिए, हमें कंसेप्ट सीखना है, हमें बेसिकली कंसेप्ट सीखने के बाद न्यूमेरिकल पे अप्रोच करना है और फिर न्यूमेरिकल के लेवल को धीरे धीरे क्या है अप करते जाना है। अगर आप ये चीज सही से फॉलो करोगे, अपने दिमाग को लिमिट करोगे, थोड़ा ज्यादा एनर्जी बाहर वेस्ट नहीं करना है, सारा एनर्जी क्या है एक जगह स्टडी पे कंसंट्रेट करना है, इंटरेस्ट लिमिट रखो। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 24 घंटा पढ़ते रहो, ये पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा सो डैट कि आपका ब्रेन 100% इफिशियंट रहे, राइट। अगर आप सिर्फ एक जगह करोगे तो फिर आपका ब्रेन ही 100% इफिशियंट नहीं रहेगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, वो 100% आपको इफिशियंसी नहीं देगा, क्लियरली। तो सिंपली आज यहाँ पर जैसे मैथमेटिकल बेस, हाँ, तो यहाँ पर मैथमेटिकल बेस था, एनालाइज एरर्स एंड इंप्रूव वीक एरियाज। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है किस तरह से आपको करना है। सिंपली अब आपने क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है जो मैंने स्टेप्स बताए हैं और अपना दिमाग भी यूज करना है। भगवान ने इसीलिए सबके पास पर्सनल ब्रेन दे के रखा है ना, कि मैं जो बोला वही सब कुछ सही, ऐसा नहीं। अपना पर्सनल ब्रेन जो दिया है भगवान ने उसे यूज करो, किस तरह से करना है, कैसे समझना है, क्योंकि जब तक उसे यूज नहीं करोगे, फॉलो इधर उधर का करते रहोगे, कुछ नहीं होना। अपना ब्रेन यूज करो, फिजिक्स ही पढ़ते हो, उसे सोचो कि वो क्या बताए सर, अगर सर बताए भी ये काम भी करता तो कैसे करता है। क्वेश्चन पूछने में होता ना कि मुझे शर्म आता है मैं क्वेश्चन पूछने में, सिंपली हमेशा याद रखो क्वेश्चन पूछना ज्यादा रेपुटेड चीज है, क्योंकि जो पढ़ेगा कंफ्यूजन उसी को होगा, जो पढ़ेगा ही नहीं उसको क्या कंफ्यूजन होना। मैं जो पेपर पढ़ता नहीं था, मुझे संस्कृत में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता था, कभी नहीं, सालों भर नहीं। सर पूछते थे कुछ प्रॉब्लम भी है शुभम तुमको, नहीं सर सर कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं था, देखता ही नहीं था बुक को। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे फिजिक्स एंड मैथ में रहता था, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता था। उसका भी रीजन था कि यार वो पेपर मुझे इंटरेस्टिंग लगता था तो मैं उस पर ध्यान देता था, तो मुझे कंफ्यूजन भी ज्यादा होता था उसमें, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तभी तो कंफ्यूजन होगा, तभी तो मैं क्वेश्चन भी करूंगा ना। तो क्वेश्चन भी आपको लगातार करते रहना है कि आप, क्योंकि कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, राइट। तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।